नमस्कार दोस्तों, बी पॉजिटिव क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। बी पॉजिटिव क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। आप जितने भी वीडियोस को देखते हो लाइक एंड शेयर कीजिए ताकि इसका लाभ आपके साथी गण भी ले सके इसका लाभ। ठीक है, तो आज हम जो साइंस का टॉपिक चल रहा था अपना श्वसन तंत्र के बारे में हमने परिभाषा पढ़ ली थी। श्वसन तंत्र के भाग पढ़ लिए थे, पार्ट्स पढ़ लिए थे हमने। और पार्ट्स में हमने पढ़ लिया था सबसे पहले ऊपरी श्वसन तंत्र, फिर निचला श्वसन तंत्र और श्वसन मांसपेशियां। इन चीज़ों के बारे में हमने पढ़ लिया था। इसमें सबसे पहले हमने बात की थी ऊपरी श्वसन तंत्र के बारे में। ठीक है, तो मैं एक बार हल्का सा डायग्राम वापस से बना देता हूँ जिससे आपको याद आ जाए जो भी आपने पढ़ा होगा। सॉरी, मैं इसको उठा लेता हूँ पहले, इसकी जरूरत नहीं है वैसे भी। देखो, यहाँ से हमने पढ़ लिया था मुख घर्षणी, कंठ घर्षणी, घर्षणी के बारे में तो हमने पढ़ लिया था, पिछले वीडियो में पढ़ लिया था हमने। पाचन तंत्र था उसमें पढ़ लिया था हमने। इस प्रकार से होती है। ठीक है, जो नासा घर्षणी होती है सबसे बाहरी अंग क्या होता है? नाक होता है। क्या होता है? नाक या नासा छिद्र। ठीक है, नासा छिद्र होता है सबसे बाहरी अंग। इसके बाद में मुख होता है। मुख क्या है? मुख एक प्रकार से द्वितीयक अंग है। किसके लिए? श्वसन तंत्र के लिए द्वितीयक अंग के रूप में कार्य करता है मुख। मुख कैसे कार्य करेगा कि जब नाकों से श्वास लेना या नासा छिद्र से श्वास लेने में दिक्कत आती है या विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है, उस स्थिति में क्या होता है, हम मुख से श्वास लेते हैं। लेकिन आपको मैंने पिछली वीडियो में बता दिया कि मुख से जो श्वास लिया जाता है वो अशुद्ध होता है, बजाय किसके? नासा छिद्र के द्वारा जो श्वास लिया जाता है उसके बजाय अशुद्ध होता है मुख से श्वास लिया गया। ठीक है, इसके बाद में आता है यहाँ पे क्या पाया जाता है? राजनाल पाया जाता है, ये आपको पता ही है। यहाँ पे घाटी ढक्कन, यहाँ पे एपिग्लोटिस पाया जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम बात करते हैं, ये दो भागों में विभक्त हो जाती है यहाँ पर आकर। ठीक है, इस प्रकार से दो भागों में विभक्त हो जाती है और दो भागों में विभक्त होने के बाद में यहाँ पर एक आता है दायां फेफड़ा और एक कौन सा आता है आपका बायां फेफड़ा। कौन से फेफड़े आते हैं? दो प्रकार के, और दोनों फेफड़ों में इस प्रकार की जालिका पाई जाती है। जालिका के अंतिम सिरे पर कुपिका पाई जाती है। कुपिका दो सल्कीय उपकला परतों की बनी होती है और इन उपकलाओं के अंदर इन जो दो लेयर्स होते हैं इनके अंदर क्या पाई जाती है? अनेक प्रकार की लाखों अनिश्चित संख्या में क्या पाई जाती है? केशिकाएं पाई जाती है। केशिकाओं में क्या पाया जाता है? रक्त पाया जाता है और रक्त के माध्यम से क्या होता है? O2 का स्थानांतरण होता है। ठीक है, तो इस प्रकार की संरचना बनाई थी हमने। ठीक है, इसके बाद में ऊपरी जो श्वसन है इसमें आ जाती है घर्षणी। घर्षणी एक तो आती है, घर्षणी तीन प्रकार की होती है, कंठ घर्षणी, नासा घर्षणी और मुख घर्षणी। तीन प्रकार की घर्षणी होती है। घर्षणी घर्षणी कहाँ पर वायु को छोड़ती है? श्वास नाल के अंदर, श्वास नाल में क्या छोड़ती है? वायु को छोड़ती है। अब यहाँ पे जो घाटी ढक्कन है एपिग्लोटिस या घाटी ढक्कन, क्या है? घाटी ढक्कन। घाटी ढक्कन क्या कार्य करता है इसमें कि वायु को रोकने का कार्य करता है। किस में जाने से? ग्रासनाल में जाने से रोकता है। इसी के साथ ही ये यहाँ पे पाया जाता है लेरिंक्स। लेरिंक्स पाया जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं? स्वर यंत्र। स्वर यंत्र, और स्वर यंत्र पेशियों का बना होता है। किससे बना होता है? पेशियों से बना होता है।
श्लेष्मा पेशियों से बना होता है और इसके अंदर 9 श्लेष्मा पेशियां पाई जाती हैं जो एक धागे नुमा पतली पत्ती के रूप में तनी हुई रहती है, यानी कि टाइट रहती है। और जब इसमें से हवा इसके अंदर से गुजरती है, जब हम श्वास लेते हैं और श्वास छोड़ते हैं तो हवा इसके अंदर से गुजरती है, जिससे क्या होता है इसमें से अलग अलग प्रकार की ध्वनि विकसित होती है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, कभी आपने ये देखा है आपने कि श्वास ले रहा है अंदर व्यक्ति और फिर भी बोल रहा है, बोल सकते हैं क्या? ऐसे करते हैं, फिर बोल सकते हैं क्या? ऐसे नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि हवा जब जाती है अंदर की तरफ तो इसमें नहीं जाती, जब वापस आती है तो इसके अंदर टकराती है और जब इसमें से गुजरती है, और इसमें गुजारने का मुख्य कार्य किसका होता है? घाटी ढक्कन का होता है। किसका होता है? घाटी ढक्कन का होता है। घाटी ढक्कन क्या करता है? वायु को इसके अंदर प्रवेश कराता है। वायु जैसे ही गुजरती है इनमें कंपन उत्पन्न होता है, कंपन के कारण ध्वनि उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार से क्या होता है, इसके अंदर ध्वनि उत्पन्न होती है। इसके बाद में ये कौन सा तंत्र हो गया? ऊपरी श्वसन तंत्र। हुआ कि नहीं हुआ? तो ये तो क्या हो गया? ऊपरी श्वसन। इसके बाद में आती है श्वासनाल। श्वासनाल ये रही, ठीक है। श्वासनाल आ गई। श्वासनाल के बाद में आता है इसके अंदर श्वसनी। क्या आती है? श्वसनी, या इसे बोलते हैं ब्रोंकाई। क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई बोलते हैं, ठीक है, या श्वसनी बोल सकते हैं। फिर इसके बाद में ये क्या होती है? श्वसनिकाएं। श्वसनिकाएं या बोल सकते हैं ब्रोंकियोल, या ओल बोल सकते हो। ब्रोंकियोल या ब्रोंकियोल बोल सकते हो, ठीक है। ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे इसको ऐसे बोल सकते हो, ब्रोंकियोल, ठीक है। तो ये हो जाता है। अब यहाँ पे जो ब्रोंकियोल है वो किस में जाकर खुलता है? कुपिका में। किसमें खुलता है? कुपिका में खुलता है। कुपिका किससे बनी होती है? श्लेष्मा उपकलाओं का श्लेष्मा उपकलाओं की बनी होती है। और इसके अंदर जो उपकला होती है ये 2 लेयर्स की होती है। कितनी लेयर्स की होती है? 2 लेयर की होती है। और इन जो उपकला पाई जाती है इसके अंदर क्या पाई जाती है? ऐसे 2 सूक्ष्म कोशिकाओं का एक समूह पाया जाता है, उत्तक पाए जाते हैं, जिससे बना होता है। और इसके अंदर क्या पाई जाती है? अनेकों असंख्य केशिकाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है? सिर्फ जाली का रूप केशिकाएं पाई जाती है। छोटे छोटे धागे के नुमा केशिकाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है? केशिकाएं। क्या पाई जाती है? केशिकाएं। और इसके बाद में आता है ये फेफड़े आ गए। क्या आ गए? फेफड़े। मनुष्य में एक जोड़ी फेफड़े पाए जाते हैं। इनका रंग कैसा होता है? गुलाबी होता है। कैसा होता है? गुलाबी, ठीक है। और इसके बाद में पाया जाता है डायफ्राम। क्या पाया जाता है? डायफ्राम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? डायफ्राम। क्या पाया जाता है? डायफ्राम पाया जाता है, ठीक है। अब डायफ्राम ये क्या है? ये ऊपरी हो गया, ये निचला हो गया, और ये क्या हो गया? पेशीय श्वसन तंत्र। ऊपरी श्वसन तंत्र, निचला श्वसन तंत्र और पेशीय श्वसन तंत्र। इसके अलावा एक चीज और पाई जाती है, जो हमारी जो पसलियां होती है, वक्षस्थल में जो पसलियां होती है, इन पसलियों में विशेष प्रकार की क्या पाई जाती है? मांसपेशियां पाई जाती है। विशेष प्रकार की क्या पाई जाती है? मांसपेशियां, जो इन फेफड़ों को पिचकाने और फुलाने का कार्य करती है, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर यहाँ पर जो ग्रसनी है, यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है सी आकार के छल्ले। क्या पाए जाते हैं? इसे सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सी आकार के छल्ले। अब इन छल्लों को आप ऐसे दर्शा सकते हो, इसको ऐसे दर्शा सकते हो। ये क्या क्या पाए जाते हैं? सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं, जिनका प्रमुख कार्य क्या होता है? श्वास नाल को पिचकने से रोकने का होता है। श्वास नाल को क्या करने का? पिचकने से रोकने का होता है, यानी कि पिचकने नहीं देता है इसको। जैसे आपने देखा होगा सी आकार के उपास्थि छल्ले पाए जाते हैं। सी
आकार के उपास्थि छल्ले क्या पाए जाते हैं, सी आकार के उपास्थि छल्ले पाए जाते हैं। ठीक है, जो इसको पिचकने से रोकते हैं। आपने देखा होगा कि कोई भी नली होती है या प्लास्टिक होती है, प्लास्टिक की छोटी सी थैली ले लेना, उसमें से आप फूंक मारना तो फूल जाएगी वो। जैसे हम हवा वापस बाहर की तरफ खींचेंगे, या बोतल होती है उसमें से हवा खींचना, तो बोतल क्या हो जाएगी, पिचक जाएगी। यदि आप क्या करोगे, उसमें फूंक मारोगे तो बोतल वापस से फूल जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर जब वायु आएगी तब तो ये खुल जाएगी, फूल जाएगी, लेकिन जैसे ही वायु बाहर निकलेगी तो ये पिचकने की कोशिश करेगी, आपस में चिपक जाएगी, और पिचकने से रोकने के लिए क्या पाए जाते हैं, इसमें उपास्थि सी आकार के उपास्थि छल्ले पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, सी आकार के उपास्थि छल्ले पाए जाते हैं, जो क्या कार्य करते हैं, इसका पिचकने से रोकते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे ये समयंतर, ये गाठी ढक्कन, ठीक है, और श्वास इसके अंदर से अंदर आ जाता है, फिर किससे, दो भागों में विभक्त हो जाता है, ब्रोंकाई से। अब ब्रोंकाई का क्या कार्य होता है कि श्वास को कहाँ से, श्वास नाल से लेकर कहाँ पर पहुंचाना, ब्रोंकियोल तक पहुंचाने का कार्य होता है। ठीक है, इसके बाद में श्वास किसमें चला जाता है, ब्रोंकियोल में चला जाता है। ब्रोंकियोल से होता हुआ किसमें, द्वितीय ब्रोंकियोल में, तृतीय ब्रोंकियोल में विभाजित होता हुआ श्वास कहाँ पे पहुंचता है, कुपिकाओं पहुंचता है। कुपिकाओं के चारों ओर क्या पाई जाती है, श्लेष्म उपकला की बनी होती है, जो कोपिका होती है वो दो लेयर्स पाई जाती है इसमें, और उनके दो लेयर्स के बीच में या दो लेयर्स में क्या पाई जाती है, केशिकाएं पाई जाती है। केशिकाओं की बात हमने पिछले वीडियो में कर ली थी। केशिकाएं पाई जाती है। केशिकाएं क्या कार्य करती है, रक्त को यहाँ तक इस कुपिका तक लाने का कार्य करती है। फिर वहां से रक्त से क्या होता है, O2 किसके अंदर क्या होता है, O2 इसके अंदर प्रवेश कर जाता है, किसमें, रक्त में। तो रक्त में O2 जाने के बाद में वो क्या कहलाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जब O2 किसके अंदर मिल जाती है, हीमोग्लोबिन के अंदर, हीमोग्लोबिन के अंदर मिल जाती है तो क्या कहलाती है, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहलाती है। और जब इससे O2 अलग हो जाती है तो अनऑक्सी हीमोग्लोबिन कहलाती है। अनऑक्सी हीमोग्लोबिन, अनऑक्सी हीमोग्लोबिन, अनऑक्सी हीमोग्लोबिन कहलाती है। यानी कि इसे क्या कहेंगे, अशुद्ध रक्त, और इसे क्या कहेंगे, शुद्ध रक्त। ठीक है, तो केशिकाओं के माध्यम से, और केशिकाओं के माध्यम से क्या होता है, O2 रक्त में मिल जाती है। O2 रक्त में मिलने के बाद में कोशिकाओं तक, रक्त के माध्यम से कोशिकाओं तक पहुंचा दिया जाता है। कोशिकाओं में जब भोजन का विघटन होता है, ऊर्जा निर्माण की क्रिया होती है, तो उसमें CO2 गैस बनती है, और CO2 गैस ऑक्सीजन के साथ, हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर वापस कहां पे पहुंच जाती है, कुपिकाओं तक पहुंचा दी जाती है। कुपिकाओं से क्या होता है, कुपिकाओं से होती हुई ये ब्रोंकियोल में पहुंच जाती है। ब्रोंकियोल से होती हुई ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई से होती हुई श्वासनाल में, श्वासनाल से घर्षणी होती हुई नासा छिद्र के द्वारा बाहर O2 छोड़ दी जाती है। ठीक है, तो ये पूरा हमारा क्या पाया जाता है, श्वसन तंत्र पाया जाता है। इस प्रकार की क्रियाक्रम होता है इसके अंदर की क्रिया होती है इस प्रकार की। यहाँ पे जो डायफ्राम है, क्या है, डायफ्राम, जो डायफ्राम है ये एक मांसपेशियों का बना एक संरचना होती है, और इसका कार्य है कि डायफ्राम में क्या करता है, जब पिचकता है या सिकुड़ता है तो क्या होता है, सिकुड़ता है तो ये खींचता है अंदर की तरफ, और अंदर की तरफ खींचेगा तो हवा भरेगी तो फेफड़े फूल जाते हैं। और जैसे ये फैलता है तो ये क्या करेगा, पिचकाता है फेफड़ों को। जैसे फैलेगा तो दबाव लगाता है ऊपर की तरफ, और दबाव लगाता है तो पिचकते हैं तो हवा बाहर निकलती है। अब इसके अंदर हमने ये चीज पढ़ ली कि श्वसन तंत्र होता क्या है, किस प्रकार ये कार्य करता है। ठीक है, अब देखो श्वसन तंत्र की कार्य प्रणाली या श्वसन किस प्रकार कार्य करता है, तो श्वसन की क्रिया विज्ञान हम पढ़ेंगे। श्वसन क्रिया, तो श्वसन क्रिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर श्वसन क्रिया पढ़ते हैं।
श्वसन क्रिया भी हम इसी के अंदर पढ़ेंगे, श्वसन क्रिया भी हम किसी का इसमें पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं श्वसन क्रिया। अब श्वसन क्रिया में सबसे पहले बात करते हैं कि वायु अंदर प्रवेश कैसे करती है हमारे शरीर में। श्वसन जो वायु है वो हमारे शरीर में कैसे प्रवेश करती है। सबसे पहली बात तो हमने ये बात करी कि इसके अंदर क्या होता है, फैलाव और सिकुड़न होता है। जो डायग्राम होता है श्वसन मांसपेशियां होती है, इनमें क्या होता है, फैलाव और सिकुड़ाव होता है, सिकुड़ती है और फैलती है। अब ये जैसे ही सिकुड़ती है तो वायु को अंदर की ओर खींचती है। जैसे इंजेक्शन होता है, इंजेक्शन वाली सुई होती है, इंजेक्शन होता है, तो हम क्या करते हैं, उसको पीछे की तरफ खींचते हैं तो पानी अंदर चला जाता है, और जैसे ही हम वापस दबाते हैं तो पिचकारी के साथ बाहर निकलता है। यह हमारी कलर वाली पिचकारी होती है, या पंप देखा होगा हवा देने वाला, तो उसमें क्या होता है, जैसे हम खींचते हैं और फिर वापस मारते हैं तो हवा निकलती है, जल निकलता है या कलर निकलता है और दूर तक जाकर गिरता है। तो ये क्या है एक प्रकार का यहाँ पे, तो ये क्या होता है, सिकुड़ता है। सिकुड़ता है तो नीचे की तरफ खींचेगा, नीचे की तरफ खींचेगा तो हवा ऊपर से अंदर भरेगी। क्लियर है, ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है आपके। फिर क्या होगा, ये फैलेगा, निश्चित अवधि के बाद में सिकुड़ेगा, निश्चित अवधि के बाद में क्या होगा, फैलेगा। तो फैलेगा, जैसे ये फैलेगा तो क्या होगा कि ये दबाव लगाएगा इसके ऊपर, और दबाव लगाएगा तो ये पिचकेगा, पिचकेगा तो इसका मतलब क्या होगा, हवा बाहर निकलेगी। लेकिन ये जो सारी क्रिया, ये गैसों का जो विनिमय होता है, ये गैसों का जो विनिमय होता है वो क्या होता है, किसके कारण होता है, ऋणात्मक दबाव प्रवणता के कारण होता है। किसके कारण होता है, ऋणात्मक दबाव प्रवणता के कारण होता है। किसके कारण होता है, ऋणात्मक दबाव प्रवणता के कारण होता है। ये कैसे होता है कि इसी कारण क्या होता है कि इसके अंदर जो वायु होती है, वायु अंदर प्रवेश कर पाती है, किसके कारण, ऋणात्मक दबाव प्रवणता के कारण। ठीक है, अब देखो इसके बाद में जो श्वसन क्रिया विज्ञान होती है उसमें दो प्रकार के श्वसन होते हैं। एक तो होता है बाह्य श्वसन और एक होता है आंतरिक श्वसन। एक तो कौन सा होता है, बाह्य श्वसन होता है, सॉरी, एक होता है आंतरिक श्वसन। ठीक है, तो बाह्य श्वसन होता है, इसके अंदर जो बाह्य श्वसन किसे कहते हैं, देखो यहाँ पे जो बाह्य श्वसन होगा वो होगा यहाँ पर कि O2 यहाँ पर आ गई, O2 किसके अंदर आ गई, यहाँ पे एक बना लेते हैं बड़ा सा, यहाँ पे हम समझा देते हैं इसको अच्छे से। ये हमने दो लेयर बना ली इसकी। अब इसमें केशिकाएं रहती है, इसे दिख रहा होगा ये कुपिका का बड़ा रूप। ठीक है, यहाँ पे केशिकाएं रहती है। अब ये केशिकाएं क्या करती है, इसके अंदर ये जो है, अब इसके अंदर क्या आ गई, O2 आ गई। क्या आ गई, O2 आ गई। O2 आ गई इसके अंदर। अब O2 आ गई तो O2 किस रूप में, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। यहाँ पर केशिका में क्या होगा, हीमोग्लोबिन होगा, रक्त होगा, रक्त के साथ O2 जुड़ जाएगी, जुड़कर क्या होगा, अंदर जाएगी। अंदर कहाँ पे, रक्त लेकर जाएगा इनको कोशिकाओं तक। ठीक है, तो यहां से जो श्वसन होता है ये क्या कहलाता है, बाह्य श्वसन कहलाता है। क्या कहलाता है, बाह्य श्वसन। बाह्य श्वसन किसके मध्य, कुपिका और रक्त के मध्य जो O2 या गैसों का विनिमय होता है उसे क्या कहते हैं, बाह्य श्वसन कहते हैं। इसके बाद में आता है आंतरिक श्वसन। श्वसन को कितने स्तरों में बांट दिया हमने, दो स्तरों में। श्वसन को कितने स्तरों में, श्वसन के स्तर, श्वसन के स्तर, यानी कि हमने कह दिया इसको दो भागों में बांट दिया, पहला और दूसरा। पहला भाग है बाह्य श्वसन, इसमें क्या होता है, O2 का कुपिका व रक्त के मध्य, कुपिका व रक्त के मध्य, यानी कि कुपिका से रक्त के अंदर जो O2 घुलनशील होती है इसे क्या कहते हैं, बाह्य श्वसन कहते हैं। या इसके अंदर हम लिख सकते हैं CO2 का बाहर निकलना, CO2 का क्या होना,
हीमोग्लोबिन से कुपिका में आना क्या कहलाता है, बाह्य शोषण कहलाता है। अब जो आंतरिक शोषण है वो क्या होता है कि इसके अंदर जो आंतरिक शोषण है वो कहलाएगा इसके अंदर कि कोशिका और रक्त इन दोनों के बीच में जो O2 का आदान प्रदान होता है, CO2 का आदान प्रदान होता है। O2 और CO2 का क्या होता है, आदान प्रदान, ये गैसों का विनिमय होता है। ये क्या कहलाता है, आंतरिक शोषण कहलाता है। तो शोषण की क्रिया विज्ञान आपने समझ ली होगी, शोषण की क्रिया विधि समझ ली होगी कि ऋणात्मक दबाव प्रवणता के कारण क्या होता है, गैसों का आपस में विनिमय होता है। इसी प्रकार इसमें दो स्तर होते हैं शोषण के, एक तो बाह्य शोषण है, एक क्या होता है, आंतरिक शोषण। बाह्य शोषण कौन सा होता है, कुपिका व रक्त के मध्य, कुपिका और रक्त के मध्य गैसों का विनिमय, यहाँ पर कुपिका और रक्त के मध्य गैसों का विनिमय। इसी प्रकार आंतरिक शोषण कौन सा होता है कि कोशिका व रक्त के मध्य जो गैसों का विनिमय होता है, O2 CO2 का विनिमय होता है, वो क्या कहलाता है, आंतरिक शोषण कहलाता है। तो ये क्रिया विधि आपने समझ ली होगी यहाँ पर, ठीक है। इस चीज को मैं एक छोटे से डायग्राम से और क्लियर कर देता हूँ, इसको हटा देता हूँ यहाँ पर। यहाँ पर इस चीज को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, फेफड़ों में क्या पाई जाती है, कुपिका, कुपिका से O2 युक्त रक्त, O2 युक्त रक्त कहाँ पे, कोशिका में पहुंचता है, कोशिका में पहुंचता है। तो कोशिका, अब देखो यहाँ पर तो कुपिका और रक्त के मध्य जो O2 और CO2 का स्थानांतरण होता है, CO2 लिख देते हैं इधर, और इधर लिख देते हैं O2 इधर से जाएगी, CO2 बाहर निकलेगी। तो O2 और CO2 का जो स्थानांतरण होता है वो तो क्या कहलाता है, बाह्य शोषण कहलाता है। इसको ध्यान से समझना, क्या कहलाता है, बाह्य शोषण। और यहाँ पर O2 का अंदर जाना और CO2 का बाहर निकलना, किसमें, कोशिकाओं में और रक्त के मध्य, कोशिकाओं और रक्त के मध्य जो O2 और CO2 का स्थानांतरण होता है, क्या कहलाता है, आंतरिक शोषण कहलाता है। तो इस चीज को आपने समझ लिया होगा। नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार और प्ले करके देखें, ठीक है। और अगला जो टॉपिक है रक्त और परिसंचरण तंत्र पढ़ेंगे हम अगला। जो रक्त का एक अभिन्न भाग है, हमारे शरीर का एक अभिन्न भाग है, इसके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। धन्यवाद। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इसका फ़ायदा अन्य लोगों को मिल सके, ठीक है। धन्यवाद।